हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी जेडएस क्लास में स्वागत करता हूं। बच्चों, फिजिक्स में हम लोग पढ़ लिए थे, तरंग गति पढ़ा चुके थे आपको। अब जो है तरंग गति पढ़ा दिए थे, तरंग के साथ साथ जो है मैंने उसका आंकिक प्रश्न भी करा दिया था। अब जो है हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कहीं ना कहीं हमेशा जो है हर एग्जाम पे एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये फिजिक्स में हम देखेंगे आप और आप भी देखेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे ह्यूमन आई, मानव नेत्र। देखिए फिजिक्स होगा, ह्यूमन आई, मानव नेत्र। देखिए बच्चों, मानव नेत्र जो हम पढ़ने जा रहे हैं, मानव नेत्र को हम लोग एक ही चैप्टर में जो होगा, एक ही वीडियो में जो होगा कंप्लीट कर लेंगे हम लोग इसमें। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले मानव नेत्र क्या है। मानव नेत्र, देखिए जो मानव नेत्र की यदि बात कर ले, जहां तक हमें कि मानव जो नेत्र होती है, यदि हम इसकी बात करें तो मानव नेत्र जैसे आज के डेट में जो है कैमरा काम करता है, वैसे ही मानव नेत्र जो होती है किसी वस्तु को क्या करती है, ऑब्जर्व करने के लिए, किसी वस्तु के प्रतिबिंब को ऑब्जर्व करने के लिए, उसको स्थिर करने के लिए, हमें देखने के लिए क्या करती है, उसको कैमरे की भांति काम करती है। तो हम कह सकते हैं कि मानव जो नेत्र है यह कैमरे की भांति काम करती है। मानव नेत्र जो होता है यह कैमरे की भांति काम करता है। और यदि हम बात कर ले बच्चों कि इसका व्यास कितना होता है, इसका डायमीटर कितना होता है, जो मानव नेत्र होता है, ये जो गोलक होता है उसका व्यास कितना होता है, तो इसका व्यास जो होता है 25 सेंटीमीटर होता है। 25 सेंटीमीटर होता है। यदि हम इसकी डायमीटर की बात कर लेंगे तो डायमीटर जो होती है कितनी होती है, तो डायमीटर जो होती है बच्चों, वह जो होती है इस कैमरे की डायमीटर, वह लगभग जो होती है, वह जो डायमीटर होती है, सॉरी, ये डायमीटर जो होती है 25 सेंटीमीटर, सॉरी 25 मिलीमीटर होती है। चूंकि 25 सेंटीमीटर जो होगा, जब ये तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा ना इतना, तो हमारा पूरा चेहरे का आकार पड़ लेगा, सॉरी। तो ये जो होती है यह कैमरे की भांति काम करती है और 25 मिलीमीटर होती है। तो आइए देखिए क्या हम इस वस्तु को, यदि वस्तुओं को देखना है तो वस्तुओं को देखने के लिए हमारा प्रतिबिंब बनता कहां है आखिर में। तो यदि हम बात कर लेंगे प्रतिबिंब हमारा कहां बनता है, तो हम कह सकते हैं कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। प्रतिबिंब कहां बनता है, रेटिना पर बनता है। अब जो होती है रेटिना होती है, उसी पर हमारा प्रतिबिंब जो होता है बनता है, जिसकी वजह से वह वस्तु जो है हमें क्या करती है, स्पष्ट दिखाई देती है। अब देखते हैं मानव नेत्र के भाग। देखिए बच्चों, मानव नेत्र के भाग कौन कौन से हैं। तो मानव नेत्र के भाग की बात कर लेंगे तो इसमें आता है हमारा दृढ़ पटल। क्या आता है, दृढ़ पटल होता है, ठीक है। दृढ़ पटल की बात कर लेंगे, या देखिए दृढ़ पटल जो होती है, जो दृढ़ पटल होती है बच्चों, दृढ़ पटल, उसका कार्य क्या होता है कि भीतरी भागों की सुरक्षा करती है। यह नेत्र की भीतरी भाग की सुरक्षा करती है, और साथ ही साथ जो होती है, जो हमारे आंखों के अंदर जो प्रकाश जा रहा है, तो उसके प्रकाश को अपवर्तन से क्या करती है, रोकने का कार्य करती है। तो हमने दो चीजें देखा कि दृढ़ पटल का कार्य जो होता है वह भीतरी परत की क्या करती है, सुरक्षा करती है, और प्रकाश अपवर्तन में सहायता करती है। प्रकाश
अपवर्तन में सहायता। तो हमने देखा बच्चों दृढ़ पटल होता क्या है। तो दृढ़ पटल का कार्य यही था कि जब भी प्रकाश जो भी हमारे शरीर के अंदर जब भी प्रकाश हमारे आंखों के अंदर जाएगी तो जो उसका अपवर्तन होगा उस अपवर्तन के लिए क्या करती है, सहायता करती है, मतलब उसको अपवर्तित करने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि जब तक अपवर्तित नहीं करेगी तब तक प्रतिबिंब बनने की कोई चांस ही नहीं। दूसरी बात आती है इसमें रक्तक पटल आता है बच्चों, रक्तक पटल होता है। अब देखिए रक्तक पटल का कार्य क्या होता है, तो जो आंख की रक्तक पटल क्या है, जो हमारी प्रकाश पड़ती है, तो जब प्रकाश आंखों पर पड़ती है तो उसे क्या करती है, अवशोषण करने का कार्य करती है। तो हम कह सकते हैं कि आंख पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणों को क्या करती है, ये अवशोषण करती है और आंख पर आपतित होने वाली प्रकाश किरण को अवशोषण करना एवं आंतरिक प्रवर्तन से क्या करेगी बच्चों, बचाने का कार्य करती है। ठीक है ना, आंतरिक प्रवर्तन से बचाने का कार्य करती है। दो चीजें हैं कि रक्तक पटल जो होती है, दृढ़ पटल के बाद जो आता है रक्तक पटल आता है, और रक्तक पटल जो है, थोड़ा सा मैं चित्र नहीं बना पाऊंगा बच्चों, तो रक्तक पटल जो है आंख पर आपतित होने वाली, जब आंख पर हमारी प्रकाश की किरणें आएगी तो जितनी प्रकाश की किरणें आएगी उसको रक्तक पटल क्या करती है, ऑब्जर्व कर लेती है, और साथ ही साथ ऑब्जर्व करना इसके लिए अति आवश्यक इसलिए होता है, यदि नहीं करेगी तो वह प्रवर्तन करने से क्या हो जाएगी, प्रवर्तन करने आंतरिक प्रवर्तन से बचाने का कार्य करती है। मतलब अब बार बार वो किरणें जो होगी प्रवर्तित ना हो, इसलिए उसको क्या करती है, ऑब्जर्व कर लेती है। तो आपने देखिए रक्तक पटल क्या होता है। उसके बाद आता है बच्चों हम लोगों का कार्निया आता है। कार्निया, अब कार्निया जो होती है, देखिए इसी भाग से प्रकाश जो है आंखों में पहुंचता है। कार्निया के माध्यम से ही क्या होती है, इसी भाग से प्रकाश का आंखों में पहुंचना, जो प्रकाश होता है वह हमारी आंखों में क्या होता है, प्रवेश कर जाता है। ठीक है, तो ये थी कार्निया। उसके बाद कार्निया के बाद आता है हमारा एक और पॉइंट आता है कि परितारिका या आइरिस, परितारिका या आइरिस होता है, परितारिका या आइरिस। तो परितारिका या आइरिस क्या होती है, तो हम कह सकते हैं कि यह जो होती है रंगीन रंगीन झिल्ली होती है, यह रंगीन झिल्ली होती है बच्चों। यह रंगीन एवं पारदर्शी, कर लीजिए, यह रंगीन एवं कैसी होती है, पारदर्शी होती है। अब देखिए परितारिका या आइरिस जो होती है, यह हमारे आंखों के बाद जो होती है, सॉरी कार्निया के बाद जो होती है, इसको देखा जाता है तो यह रंगीन होगी, यह बिल्कुल कलरफुल होगी, और साथ ही साथ यह झिल्ली जो होगी कैसी होगी है, तो पारदर्शी होती है। इसको आप जो है देख सकते हैं, देख क्या सकते हैं, मतलब इसको चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं आप। तो परितारिका या आइरिस क्या होती है आपने देख लिया। दृढ़ पटल क्या होती है, दृढ़ पटल मैंने बता दिया, इसका नाम ही है दृढ़ पटल। कठोर पटल, पटल का कार्य क्या होता है कि उसकी आंखों की सुरक्षा करना और प्रकाश अपवर्तन से सहायता करना। रक्तक पटल आंख पर आपकी जितनी प्रकाश किरणें होगी उसको ऑब्जर्व करेगी, ऑब्जर्व करने का रीजन ये है कि आंतरिक प्रवर्तन से बचाने का काम करेगी। कार्निया क्या होती है, तो यह इसी भागों से जो होती है आंखों में प्रकाश होती पहुंचती है। और परितारिका आइरिस क्या होती है, अब पूछ देगा ये क्वेश्चन, ये बताइए कि रंगीन और जो पारदर्शी झिल्ली होती है हमारे नेत्र में उसको क्या कहते हैं, परितारिका कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये करते कि ये बताइए कि हमारी आंखों में प्रकाश किसके माध्यम से पहुंचता है। अब बताइए कार्निया होती है। हमारी आंखों के भीतरी आंखों के हिस्से की सुरक्षा कौन करता है, दृढ़ पटल करता है। रक्तक पटल क्या होता है, तो रक्तक पटल बता देंगे कि प्रकाश किरणों को क्या करता है, ऑब्जर्व करने का कार्य करता है।
पुतली या तारा क्या होता है? पुतली या नेत्र तारा। तो पुतली या नेत्र तारा उसको कहते हैं कि जो हमारी आइरिस होती है, तो आइरिस के बीच एक छोटा सा छिद्र होता है। आइरिस के माध्यम छोटा सा छिद्र, जो आइरिस के मध्य छोटा सा छिद्र होता है, उसी छोटे से छिद्र को हम क्या कहते हैं? तो उसी से छोटे से छिद्र को क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। आइरिस के मध्य छोटा सा छिद्र पुतली कहलाता है, पुतली कहलाता है। ठीक है, आइरिस के मध्य छोटा सा जो छिद्र होता है, उसी छोटे से छिद्र को आप क्या कहते हैं बच्चों? पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। उसके बाद जो होती है आता बच्चों पुतली समायोजन। देखिए, पुतली समायोजन से तात्पर्य क्या? पुतली समायोजन से तात्पर्य यह है कि जब हम उजाले में या अंधेरे में, या तो अंधेरे से उजाले में जाते हैं या तो उजाले से अंधेरे में जाते हैं, तो दो कंडीशन होती है। हम देखते हैं कि हमारी आंखें जो होती है, जब हम उजाले से अंधेरे में जाते हैं एकाएक, तो हमें कोई वस्तु दिख नहीं पाती है। दूसरी बात यह होती है कि जब अंधेरे से उजाले में आएंगे तो आपको तो जाहिर सी बात है कि वस्तु दिखेगी। तो होता क्या है कि जब हम उजाले से अंधेरे में जाते हैं, तो जाने के फलस्वरूप होता क्या है कि हमें प्रकाश कम मिलता है, और जब प्रकाश कम मिलता है तो हमारी जो पुतली होती है ऑलरेडी फैल जाती है। लेकिन जब हम अंधेरे से उजाले में आते हैं, तो जब हमें अंधेरे से उजाले में आते हैं तो हमारे प्रकाश अत्यधिक मात्रा में मिलता है, और जब अत्यधिक मात्रा में मिलता है, इसलिए हमारी आंखें जो होती है, पुतली जो होती है, वह अपने आप को क्या करती है? सिकोड़ लेती है। जैसे सिकोड़ लेती है, ठीक है ना, तो सिकोड़ने और फैलने, हम कह सकते हैं कि पुतली का प्रकाश पाकर फैलना, फैलेगा कब बच्चों? ठीक है ना, पुतली का प्रकाश पाकर फैलना, फैलेगा कब? कब फैलेगा? कम प्रकाश में। फैलना एवं सिकुड़ना, इसको करेगा अधिक प्रकाश। पुतली का प्रकाश पाकर फैलना एवं सिकुड़ना ही पुतली समायोजन कहलाता है, पुतली समायोजन कहलाता है। ठीक है, अब क्या होगा कि आप देखे होंगे कि जैसे कोई काम करने वाला व्यक्ति होता है, मान लो जैसे चिड़िया होता है, वो तो हमेशा सिकुड़े रहता है। अब किया उसको बत्ती छोड़िए, जो आप यदि मान लीजिए काम कर रहे हैं, अचानक जो धूप में आ जाते हैं, तो जैसे धूप में आते हैं तो आप अपने भौहों को सिकोड़ लेते हैं, और ऐसा मतलब आंखें जो होती छोटी करना कोशिश करते हैं कि हमें स्पष्ट रूप से दिखे। तो एक्चुअल में क्या होता है कि वो अपने आप को स्पष्ट रूप देखने के मतलब क्या कर रहे हैं कि वह पुतली को ही क्या कर रहे हैं? समायोजित कर रहे हैं। ठीक ना, वो पुतली क्या है कि अधिक प्रकाश पाकर के क्या हो रही है? सिकुड़ रही है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? समायोजन कहते हैं, पुतली समायोजन कहते हैं। अब देखिए आता है बच्चों नेत्र लेंस। अब नेत्र लेंस होता कैसा है? तो नेत्र लेंस जो होता है ये बाइफोकल होता है, द्विफोकसी होता है। हम कह सकते हैं कि यह नेत्र लेंस होता है, यह द्विफोकसी होता है। ठीक है, नेत्र लेंस जो होता है यह कैसा होता है बच्चों? तो यह जो होता है द्विफोकसी की बात कर लें, द्विउत्तल होता है, यह द्विउत्तल
अब द्विउत्तल मतलब उभरा हुआ, तो द्विउत्तल जब होगा, उत्तल लेंस होगा, एक तो बताया जा चुका है कि ये जो होता है ऐसे होगा, ठीक, तो ये द्विउत्तल लेंस होता है। तो हमारा नेत्र लेंस कैसा हो गया, द्विउत्तल होता है। अब जब द्विउत्तल होता है तो ये कैसे काम करता है समझिएगा। तो जब द्विउत्तल होता है तो काम करने का इसका ये होता है कि जो थोड़ा सा द्विउत्तल होगा तो इसमें पिछले भाग की त्रिज्या, पिछला भाग की त्रिज्या छोटी और अगले भाग की त्रिज्या बड़ी होती है। अगले भाग का जो हिस्सा होगा वो बड़ा होता है और पिछले भाग का जो हिस्सा होता है वो कैसा होता है, छोटा छोटा होता है। तो सबसे बड़ी क्वेश्चन ये है कि होता है कि नेत्र लेंस जो होता है कैसा होता है, तो द्विउत्तल होता है, ठीक है। अब देखिए एक आता है जलीय द्रव, क्या होता है जलीय द्रव या नेत्रोद। नेत्रोद क्या होता है, तो जलीय द्रव और नेत्रोद किसको कहते हैं, तो बच्चों जलीय द्रव और नेत्रोद उसको कहा जाता है कि जो कार्निया होती है, हम कह सकते हैं कि कार्निया एवं लेंस के बीच का भाग, कार्निया एवं लेंस के बीच में जो होती है, ठीक ना, जो हिस्सा होता है उसी को हम क्या कहते हैं, जलीय द्रव कहते हैं या उसको नेत्रोद के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब पढ़ते बच्चों हम लोग रेटिना क्या होती है, रेटिना। तो रेटिना जो होती है यह हम कहते हैं कि रेटिना पर जो होती है इसी पे क्या होती है, प्रतिबिंब बनता है, इसी पर प्रतिबिंब बनता है। इसी पर प्रतिबिंब उल्टा बनता है, ठीक है। जो भी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है बच्चों, हमारी आंखों पे जो भी प्रतिबिंब बनता है तो वो कहां बनता है, तो आप कह देंगे कि इसी पर प्रतिबिंब जो होता है बनता है कैसा, उल्टा बनता है, लेकिन वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और कैसा कह सकते हैं, वास्तविक बनता है। चलिए ऐसे वास्तविक की काल्पनिक नहीं पूछेगा, आप ये ध्यान रखें बस जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, तो उल्टा बनता है, ठीक है। उसके बाद आप कह सकते हैं यहां पे हम कह सकते हैं इसे कि यह जो होती है इसे दृष्टि पटल भी कहते हैं, रेटिना को दृष्टि पटल भी कहते हैं बच्चों, रेटिना को किस नाम से जानते हैं, दृष्टि पटल के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो रेटिना जो है इसी को प्रतिबिंब बनता है, लेकिन कैसा बनता है, आप कह सकते हैं कि इसको जो बनता है वह उल्टा बनता है। और साथ ही साथ जो होती है कहते हैं कि यह पारदर्शी होती है, रेटिना कैसी होती है, तो पारदर्शी होती है। रेटिना कैसी होती है आपकी, तो रेटिना जो होती है वह सदैव पारदर्शी होती है। अब आते बच्चों नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है। नेत्र की समंजन क्षमता, समंजन क्षमता का मतलब क्या होता है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम करने की क्षमता। हम कह सकते हैं कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम करने की क्षमता।
नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है नेत्र की समंजन क्षमता। ठीक है, अब क्या होता है, नेत्र की समंजन क्षमता के बाद हम देख सकते हैं समंजन क्षमता का मतलब क्या होता है, कोई वस्तु दूर है तो उस दूर की वस्तु को हम कितनी स्पष्ट रूप से देख सके। ठीक है, तो उसे स्पष्ट रूप से देखने की घटना, या दूर है तो हम कितनी अपने दूर है वह वस्तु तो हम उसको कितना स्पष्ट से स्पष्ट देख सके। ठीक है, जैसे कैमरा होता है तो कैमरे में कोई दूर वस्तु होती है तो आप क्या करते हैं, उसको जूम करते रहते हैं, जूम करके क्या करते हैं, आप उसको बड़ा से बड़ा देखने की कोशिश करते हैं। वैसे ही हमारी क्या है, समंजन क्षमता है नेत्र की। अब देखिए बच्चों, आते हैं एक इसमें क्या होता है, निकट बिंदु। और एक आता है दूर बिंदु। अब निकट बिंदु क्या होता है, वह बिंदु, ठीक ना, वह बिंदु किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु का वह बिंदु जहां पर हम वस्तु को स्पष्ट रूप से क्या कर सके, देख सके। वह बिंदु जहां पर वस्तु को स्पष्ट रूप से देखा जा सके, स्पष्ट रूप से देख सके। तो अब बताइए कि दूर, निकट बिंदु के लिए स्पष्ट दूरी क्या होती है, तो स्पष्ट जो दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है 25 सेंटीमीटर होती है बच्चों। मतलब 25 सेंटीमीटर की दूरी तक हम क्या कर सकते हैं, इस वस्तु को लाकर रख देंगे तो हम उसको क्या कर सकते हैं, स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। लेकिन अब क्या होगा कि 25 सेंटीमीटर से और इसको एकदम नजदीक लेके जाएगा बच्चों, तो वह वस्तु को हम क्या कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो निकट बिंदु क्या होती है, वह बिंदु जहां पर वस्तु को क्या कह सकते हैं, ठीक ना, स्पष्ट रूप से देखा जा सके, उसी को हम कहते हैं निकट बिंदु। ठीक है, अब दूसरा क्या होता है कि वह बिंदु, दूर बिंदु क्या होती है, वह बिंदु जहां पर बिना समंजन क्षमता, समंजन क्षमता लगाए वस्तु को स्पष्ट दिखा सके, स्पष्ट देख सके। अब क्या है कि दूर, कोई वस्तु दूर है एकदम, अब हम बिना समंजन क्षमता जो है, बिना उसको फोकस दूरी को बिना कन्वर्ट कर रहे हैं और देखना चाहते हैं और वस्तु हमें दिखाई दे रही है, इसका मतलब उसे क्या कहते हैं, हम दूर बिंदु कहते हैं। और नेत्र की जो दूर बिंदु होती है, देखिए नेत्र की दूर बिंदु ये होती है बच्चों आपकी अनंत होती है। कितनी होती है, अनंत होती है। क्योंकि आंख का जो कैमरा होता है वो 576 मेगापिक्सल का होता है, 576 मेगापिक्सल का होता है बच्चों कैमरा। ठीक है, 36 और 40 दे रहा है तो हम लोग एकदम पूरा उसको ऐसा बना दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है मतलब कि उसको इतना डिजिटलाइजेशन कर दे रहे हैं हम लोग कि मतलब स्पष्ट रूप से दिख रहा है, हर चीज देख सकते हैं। तो ये बताइए हमारी नेत्र तो 576 मेगापिक्सल की है, इसकी जो होगी कितना कैमरा, कितनी लेंस जो है हाई क्वालिटी की है। और बच्चों दृष्टि दोष, डिफेक्ट ऑफ विजन। देखिए बच्चों डिफेक्ट ऑफ विजन क्या है, दृष्टि दोष। अब दोष का मतलब क्या हो गई, कमी आ गई। दोष का मतलब क्या हो गई, कमी। अब कमी कैसे आएगी, तो सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि समंजन क्षमता ही है। जब तक हमारी समंजन क्षमता काम कर रही है तब तक हम वस्तु को बढ़ाकर घटाकर के दूर या आसपास को देख सकते हैं। लेकिन तो दोष क्या होती है, तो आप कह सकते हैं कि समंजन क्षमता का
क्षीण या नष्ट होकर वस्तु का स्पष्ट दिखाई न देना। जब हमारी समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है तो हमें वस्तु जो होगी बिल्कुल स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इसी को हम क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। आइए देखते बच्चों, दृष्टि दोष जो होता है कितने प्रकार का होगा और किस प्रकार से होता है। तो दृष्टि दोष की बात कर लेंगे हम सबसे पहले, तो आएंगे इसमें निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, देखिए निकट दृष्टि दोष क्या होती है, इसको बोलते हैं मायोपिया। अब इसमें करेंगे निकट दृष्टि दोष, मतलब इसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी, स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। मतलब नजदीक वाली चीजें हमें क्या करेगी कि इतनी स्पष्ट दिखाई देगी, लेकिन जैसे ही दूर की वस्तु को देखना होगा, दूर कोई चीज रखी हुई उसको पढ़ना होगा तो हम पढ़ नहीं पाएंगे। तो इसमें इसी को कहते हैं हम मायोपिया कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। आइए देखते हैं बच्चों रीजन क्या होता है, कारण क्या है इसका। तो आप कारण में कह सकते हैं यहाँ पे कि घटना क्या होती है कि वक्रता त्रिज्या जो होती है बढ़ जाती है, इसकी नेत्र की वक्रता का बढ़ जाना। हम कह सकते हैं कि वक्रता का बढ़ जाना। अब देखिए बच्चों, जब वक्रता इसकी बढ़ जाती है तो घटना क्या होती है, जैसे ही वक्रता बढ़ेगी तो फोकस दूरी कम हो जाती है, फोकस दूरी कम हो जाती है। वक्रता जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे इसकी क्या होती है, फोकस दूरी कम हो जाएगी। जब फोकस दूरी कम हो जाएगी तो हम ये भी कह सकते हैं कि गोले का व्यास क्या होगा, बढ़ जाएगा। गोले का व्यास जो होगा बच्चों वह ऑलरेडी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और देखिए जब ये वक्रता त्रिज्या बढ़ जाएगी, जब वक्रता बढ़ जाएगा, फोकस दूरी बढ़ जाएगी, तो हम कह सकते हैं कि जो लेंस होती है और रेटिना होती है, ठीक है, जो नेत्र लेंस होगी और रेटिना होगी उसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। पहला रीजन ये हो गया। दूसरा, लेंस व रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। लेंस व रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है अर्थात गोलक का व्यास बढ़ जाएगा। गोलक का व्यास कह सकते हैं कि बच्चों बढ़ जाता है, गोलक का व्यास क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो जब गोलक का व्यास बढ़ जाएगा, लेंस व रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, तो अब हमें वस्तु कहां से स्पष्ट दिखाई देगी, इतनी दूरी बढ़ जाएगी, फैल जाएगी। तो जो चीज हमें रेटिना बननी चाहिए थी वो रेटिना बन नहीं पाती है। तो जब रेटिना पर नहीं बन पाती है तो रीजन क्या होगा, काहे नहीं बन पाती है, तब बनता कहां है इसमें, तब देखेंगे कि वो प्रतिबिंब आखिर में कहां बनता है। तो आखिर में बनता कहां है बच्चों, तो प्रतिबिंब हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर उसके आगे बनता है, उसके आगे बनता है। देखिए अब क्या होगा कि मान लीजिए सपोज ये रेटिना है, ठीक है, और ये हमारे यहाँ पे लेंस लगा हुआ है। अब ये लेंस जो बना लगा हुआ है और प्रकाश की किरणें जो है ऐसे जा रही है। अब जो इस प्रतिबिंब को जो है ये रेटिना पर ऐसे बनना चाहिए था, लेकिन रेटिना पर ना बन करके यहीं पे बन रही है।
तो जब यहीं पे बन रही है और यहाँ पे बनना चाहिए, तो इसमें क्या हुआ, कैसे कारण हुआ कि वक्रता का बढ़ गया, ये वक्रता जो थी बढ़ गई, और जब वक्रता बढ़ जाएगी इसकी रेडियस, तो फोकस दूरी जो होगी ऑलरेडी कम हो जाएगी, तो लेंस व रेटिना के बीच की दूरी, ये लेंस व रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाएगी और इसको डिस्टेंस मिल जाएगा और ज्यादा से ज्यादा दूरी मिल जाएगी, और जब ज्यादा से ज्यादा दूरी मिल जाएगी तो क्या होगा, प्रतिबिंब जहां उसमें बनना था वो प्रतिबिंब वहां पे नहीं बनेगा बल्कि पहले ही बन जाएगा, जिससे हमें वस्तु जो होगी स्पष्ट दूर वाली नहीं दिखाई देगी। अब देखिए बच्चों, निवारण क्या करना होगा तब, तो निवारण में आपको क्या यूज करना है, तो निवारण में आपको अवतल लेंस का प्रयोग करना है। अवतल लेंस, हम किसका उपयोग करेंगे, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, जो सबसे अत्यधिक बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताइए कि दूर दृष्टि दोष के निवारण में किस प्रकार का लेंस का यूज करते हैं, तो करते हैं किसका, अवतल लेंस का यूज करते हैं। तो ये हम लोग पढ़े निकट दृष्टि दोष। आइए बच्चों, मैं इसी पे बताऊंगा आपको अब दूसरी टॉपिक, दूर दृष्टि दोष। देखिए दूर दृष्टि दोष क्या होती है, ये तो आपने पढ़ लिया, अब देखते हैं दूर दृष्टि दोष क्या होती है। हेट्रोमायोपिया, दूर दृष्टि दोष। अब देखिए बच्चों, दूर दृष्टि दोष में क्या होगा, इसका नाम क्या है, उसमें निकट का था तो निकट की वस्तु दिखाई देती थी, दूर की नहीं दिखाई देती। अब इसमें क्या है, दूर दृष्टि दोष है, मतलब दूर की वस्तु जो होगी स्पष्ट दिखाई देगी और निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो इसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। दूर दृष्टि में क्या होता है कि इसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, ठीक है ना, इसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। कारण क्या होता है कि वक्रता का क्या हो जाना बच्चों, घट जाना, वो बढ़ रहा था अब क्या होता है, घट जाती है, वक्रता क्या होगी गोलक, घट जाएगी, और जब घट जाएगी तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, फोकस दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। दूसरा देखिए, लेंस व रेटिना के बीच की दूरी, लेंस व रेटिना के बीच की दूरी क्या होती है, कम हो जाएगी, ठीक है। लेंस और रेटिना जो होगी, जो लेंस है और ये रेटिना है, तो इसके बीच की दूरी क्या होगी, कम हो जाएगी, और जब कम हो जाएगी तो गोले का व्यास क्या हो जाएगा, घट जाता है, क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। तो प्रतिबिंब अब कहां बनेगा, प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब रेटिना के नाम बन करके रेटिना क्या चला जाएगा, आप समझ सकते हैं कि अब रेटिना व प्रतिबिंब जो है न बन करके प्रतिबिंब कहां बन सकता है हमारा, तो प्रतिबिंब जो होता है बच्चों वह तो क्या होता है कि इसमें आगे के सॉरी प्रतिबिंब जो होती है रेटिना पर, अब क्या होगी कि इस कंडीशन में नहीं बनेगी, तो अब जब नहीं बनेगी इसमें तो घटना क्या होता है, देखिए निवारण के लिए क्या करेंगे, निवारण के बच्चों जो होता है आप उत्तल लेंस का यूज करेंगे, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं इसमें, ठीक है। अब कारण क्या होता है, तो ये बताइए कि जब हमें नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं करेगी तो घटना कैसे होता है, तो हम कह सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष जो होती है वो 25 सेंटीमीटर से अधिक हो जाती है। यही मैं लिख देता हूं, निकट दृष्टि 25 सेंटीमीटर से अधिक हो जाती है। देखिए भैया, निकट दृष्टि दोष कैसे हो जाती है, 25 सेंटीमीटर से अधिक हो जाती है। तो जब 25 सेंटीमीटर से अधिक हो जाएगी तो अब इसके निवारण के लिए आपको उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ता है। आइए इसमें कुछ प्रश्न देख लेते हैं इससे। अब प्रश्न क्या है, ये बताइए, आप जवाब देंगे इसका कि एक व्यक्ति अखबार को दूर करके पढ़ता है, दूर करके पढ़ता है, अखबार को दूर करके पढ़ता है, वह किस दोष से ग्रसित है, किस दोष से ग्रसित है, ठीक है। आप जो इसका
अवश्य दें, कमेंट में जरूर आप उत्तर देंगे इसका। आइए देखते हैं बच्चों, जरा दूरदर्शिता या जरा दूरदर्शी दोष। अब इसमें क्या होता है कि न तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी और न ही दूर की। तो हम कह सकते हैं कि निकट और दूर दोनों, निकट और दूर दोनों की वस्तु, दोनों ही स्थिति में वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। अब क्या होगा बच्चों कि जब निकट दृष्टि दोष हो जाती है, सॉरी जरा दूरदर्शिता हो जाएगा, तो मतलब तो हमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी और नहीं नजदीक की वस्तु दिखाई देगी। तब हम इसका निवारण कैसे कर सकते हैं? तो निवारण के लिए क्या करते हैं? निवारण के लिए होता क्या है कि इसमें हम द्विफोकसी वस्तु का यूज करते हैं, द्विफोकसी लेंस, द्विफोकसी लेंस का प्रयोग। अब क्या होता है कि द्विफोकसी का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ऊपरी हिस्से में जो हम यूज करते हैं, ऊपरी हिस्से में आप जो है इसका यूज करेंगे बच्चों, ऊपरी हिस्से में अवतल दूर की वस्तु देखने के लिए, जबकि निचले हिस्से में, निचले भाग में उत्तल की यूज करते हैं। उत्तल ये क्या है? नजदीक की वस्तु देखने के लिए, नजदीक की वस्तु देखने के लिए। तो जरा दूरदर्शिता में पूछा, ये बताइए कि जरा दूरदर्शिता किसी व्यक्ति को ग्रसित है, ना तो उसे स्पष्ट दिखाई देती है, न ही वह पास की वस्तु को पढ़ सकता है, न दूर की वस्तु को देख सकता है या पढ़ सकता है। तो ये बताइए उस व्यक्ति को कौन सा दोष हुआ है? तो जरा दूरदर्शिता दोष हुआ है, उसको कौन सा निवारण है? तो द्विफोकसी लेंस का यूज करते हैं, ठीक है। बच्चों अबिंदुकता, देखिए अबिंदुकता होती क्या है? अबिंदुकता का मतलब होता है कि जो हमारे नेत्र के अंतर्गत कार्निया होती है, वह कार्निया पूरी तरह से गोल नहीं हो पाती। तो हम कह सकते हैं कार्निया का पूरी तरह से गोल न होना, कार्निया का पूरी तरह से गोल न होना। जब कार्निया पूरी तरह से गोल नहीं हो पाती है तो इसी को क्या कहते हैं? अबिंदुकता कहते हैं। कार्निया का पूरी तरह से गोल न होना अबिंदुकता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, कार्निया यदि पूरी तरह से गोल नहीं होगा तो अबिंदुकता को प्रदर्शित करता है। तो इसके निवारण में क्या करते हैं? निवारण के लिए जो किया जाता है बच्चों, बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं, बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। जब बेलनाकार लेंस का प्रयोग करेंगे तो वह जो होगी, जो कार्निया होगी, वो कार्निया उसको खींच करके गोल करने की, मतलब जो लेंस होगी वह कार्निया को खींच करके गोल करने की कोशिश करेगी। जब गोल कर देगी, ठीक है, तो हमारा प्रतिबिंब जो होगा बनना शुरू हो जाएगा और हम स्पष्ट रूप से देखना भी शुरू कर देंगे। अब आती है बच्चों लास्ट टॉपिक है, इससे वर्णांतता क्या होती है? वर्णांतता, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस। अब देखिए बच्चों
कलर ब्लाइंडनेस होती क्या है? इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को स्पष्ट रूप से दिखता है। हम कह सकते हैं कि व्यक्ति स्पष्ट रूप से देख पाता है। अच्छा ये बताइए कि जब स्पष्ट रूप से देख रहा है तो फिर प्रॉब्लम क्या है उसको? प्रॉब्लम आती है रंग का विभेद नहीं कर पाता है, रंग का विभेद नहीं कर पाता। अब देखिए रंग का विभेद कौन कौन सा नहीं कर पाता है? लाल और हरा, ठीक है, नीला, पीला, ठीक है ना। लाल और हरे रंग का जो होता है, लाल और हरे रंग का वह रंग में विभेद नहीं कर पाएगा। तो कारण क्या होगा? तो इसीलिए जो होती है, जो मेडिकल्स होती हैं, जो फौज हो गया या सेना की भर्ती हो गई या रेलवे की भर्ती हो गई या आप मान लीजिए कि एयरफोर्स नेवी की भर्ती हो गई, इसीलिए जो होती है कलर ब्लाइंडनेस चेक किया जाता है। अब मान लीजिए चला गया बेचारा, वो चला गया, आप वो लड़ाकू विमान लेकर के उसको हमले करने हैं, गिराना है कहीं बम। अब उसको सिंबल दिख रहा है कि हाँ गिराइए, ग्रीन जोन में दिख रहा है, और वो बेचारा क्या कर रहा है कि वो रेड का वेट कर रहा है। तो जहां ग्रीन होगा वहां रेड समझ लेगा, और जहां रेड होगा वहां ग्रीन समझ लेगा। तो इसीलिए जो होती है इसमें क्या कहता है, हमें मेडिकल टेस्ट में जो होती है आपकी कलर ब्राइटनेस जो होती है अति आवश्यक रूप से चेक की जाती है। अब देखिए इससे ज्यादा प्रभावित कौन होता है? तो प्रभावित जो है मेल ज्यादा होता है। पुरुष जो होते हैं लगभग 4% जो होते हैं, पुरुष जो होते हैं इससे क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। लेकिन फीमेल जो होती है वह बहुत कम देता है, 0.4% देता है। लेकिन ऐसा परसेंटेज आपसे नहीं पूछा है, लेकिन ये पूछ देता है कि ये बताइए कि कलर ब्लाइंडनेस जो होती है उससे सबसे ज्यादा जो होता है कौन जो होता है प्रभावित होता है, मेल होती है फीमेल होती है? तो आपका ऑप्शन होगा क्या? मेल। तो आप समझ गए होंगे कि हम लोगों ने देख लिया पूरी तरह से ह्यूमन आई को एक ही चैप्टर में। फुल वीडियो देख लिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें, और देखने के लिए से धन्यवाद बच्चों। शेयर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, जिससे मनोबल क्या हो, थोड़ा सा बढ़ता जाए मेरा भी, ठीक है, और पढ़ाने का आनंद भी लिया जाए, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद।